जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए एक सूचना देना चाहता हूं कि आज से मैं इकोनॉमिक्स की एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाला हूं। जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ अभी चल रही है वो इकोनॉमिक्स के साथ पैरेलल चलेगी। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को समझते हैं। जिस प्रकार एक गाड़ी की दो आगे की हेडलाइट हमें रास्ता दिखाती है जिससे हमारा मार्ग आसान हो जाता है, हमें भटकाव से बचाता है, दुर्घटना से बचाता है, उसी प्रकार यूपीएससी ने हमें सिलेबस दे रखा है और प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं ये दोनों हेडलाइट का काम करेंगे यूपीएससी के मार्ग को आसान बनाने के लिए, यूपीएससी तक पहुंचने के लिए, लवासना तक पहुंचने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स की जो सिलेबस है यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है उसको समझते हैं, जिससे क्या होगा कि सब्जेक्ट में उतरना आसान हो जाएगा और आसपास की चीज़ें जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो आम दैनिक जीवन में है, उसको समझना आसान हो जाएगा। हम लोग व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में इकोनॉमिक्स को समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लोग लेकर वो लोग घबराते हैं। हम लोग इसको इतना आसान से पढ़ेंगे, इतने आराम से पढ़ेंगे कि हमारे लिए इकोनॉमिक्स एक खिलौना की तरह हो जाएगा, एक कहानी की तरह हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है क्या। आज हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय लेंगे, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूपीएससी ने जो सिलेबस डिफाइन कर रखा है आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी कि प्रीलिम्स में उसने बता रखा है कि हमें आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उसने ईटीसी लिखा है, यानी कि आदि बहुत सारा चीज़ों को समेट लेता है अपने अंदर, यानी कि इन सब चीज़ों से मिलता जुलता जो भी चीज़ आएगा वो आदि के अंतर्गत आ जाएगा। आदि को आप लोग अंत ना समझिएगा, चीज़ें मिलती जुलती है उसको भी शामिल किया गया है। जो यूपीएससी हमें दिखाई नहीं देता है वो शामिल कर लेता है। इसे इंग्लिश में देखें तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जिसे इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ईटीसी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इकोनॉमिक्स आर्थिक पढ़ना है, आर्थिक और सामाजिक विकास पढ़ना है, ना कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के उन हिस्सों को देखना है, ये देखिएगा, इकोनॉमी के उन हिस्सों को देखना है जो सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी से संबंधित सब्जेक्ट के सैद्धांतिक पक्ष का विवरण देता है। जो इकोनॉमिक्स है, आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी सब्जेक्ट के सैद्धांतिक पक्ष का वो विवरण देता है, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के संबंध में हमें जानकारी देता है, ठीक है। तो हमें सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आर्थिक विकास से संबंधित सब्जेक्ट के सैद्धांतिक पक्ष को पढ़ना है। आर्थिक विकास यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते कैसे हैं, ये वर्तमान परिदृश्य को बताता है। यानी कि जो आर्थिक विकास है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को, जो अर्थशास्त्र है इसके सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लाता है, इसका अध्ययन करना है। ये वर्तमान परिदृश्य को बताता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी और पहले कैसी थी, इसको भी समझाता है और उसकी भी जानकारी देता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे 1947 से पहले भारत की इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी उसके बाद कैसी रही, ये सब चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्पेशली एक इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में एक अलग से लेक्चर पढ़ेंगे, तब वहाँ और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर वेटेज की बात करें पीटी में 100 क्वेश्चन, इस बार को छोड़कर 10 to 15 क्वेश्चन औसतन इकोनॉमिक्स का रहता है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स के इशू शामिल होते हैं। लेकिन जब तक आप लोग बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एक करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा इस करंट अफेयर्स की समस्या को दूर करने के लिए आप लोग मैगजीन से, न्यूज़पेपर से जुड़े रहेंगे, न्यूज़ चैनलों से जुड़े रहेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी के किताबों को पढ़ते रहेंगे। मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी की किताबें, मैगजीन और ये जितने न्यूज़पेपर है इसको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे चीज़ें समझनी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये रही अपनी प्रीलिम्स की सिलेबस। अभी मेंस का सिलेबस को देखते हैं। आइए थोड़ा सा मेंस के सिलेबस को समझते हैं कि यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स के मेंस के सिलेबस को कैसे डिफाइन कर रखा है।
आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को मैं 20 पिलर में बांट कर पढ़ाऊँगा, जिसके अंतर्गत 20 पिलर के अंदर अन्य पिलर भी होंगे, छोटे छोटे पिलर होंगे, यानी कि 20 टॉपिक में मैं पूरे सिलेबस को, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करूँगा। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि 2 से मान के चलिए 2 से ढाई महीने का सिलेबस है ये, तो मैं इसको 2 से ढाई महीने में ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। जिसके अंतर्गत पहले पिलर के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की समझ को देखेंगे, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तीसरा है अर्थशास्त्र का सिद्धांत, चौथा राष्ट्रीय आय, बचत एवं निवेश, पाँचवा पैसा और बैंकिंग, छठा टैक्स, बजट और राजकोषीय नीति, सातवां सूचकांक एवं सांख्यिकीय, आठवां विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार, नौवां वित्तीय प्रणाली एवं प्रतिभूति बाजार, उसके बाद 10वां भूमि सुधार, 11वां कृषि विकास के उपाय, 12वां सिंचाई, 13वां कृषि सहायता एवं बाजार, 14वां सार्वजनिक कल्याण, 15वां वैज्ञानिक कृषि, 16वां कृषि की सहायक गतिविधियाँ, उसके अलावा 17वां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 18वां भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य, 19वां आर्थिक विकास के नए कदम और 20वां नवीन योजनाएं। इन 20 पिलरों में पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, 2 से ढाई महीने आप पेशेंस मार के बैठिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इकोनॉमिक्स की गारंटी लेता हूँ कि चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर कोई मार्केट में न्यूज़ आती है तो उसको समझना और भी आसान हो जाएगा। तो जाइए शुरुआत करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का परिचय लेते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स आज जो डेवलप हो गई, आज वर्तमान अवस्था में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस रूप में, कहाँ से शुरुआत इसकी होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके ब्रांच कैसे निकलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन के साथ अपने सिलेबस को। आइए अब इकोनॉमिक्स को समझते हैं, अर्थशास्त्र होता क्या है। इससे क्या होगा कि अर्थशास्त्र को समझ लेंगे तो हमारे सिलेबस को समझना आसान हो जाएगा कि सिलेबस में जो चीज़ें पढ़नी है उसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे समझें, वो समझ में आने लगेगी। और धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी जो अर्थशास्त्र का विकास हुआ है कैसे हुआ है, और इन्हीं के संबंध में हमें पूरा डिटेल में एलाबोरेट करके पूरे सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, तो समझते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आप भी अर्थशास्त्री हैं। कैसे हैं अर्थशास्त्री? आप एक सामान खरीदने के जाते हैं ग्राहक के रूप में, और दुकानदार के पास आप सामान खरीदने जाते हैं और देखते हैं कि आपके बजट में वस्तु का कीमत कितनी है। मैंने सबसे पहले वस्तु का कीमत देखते हैं, तब कीमत का निर्धारण करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारी बजट में आता है कि नहीं इसका कीमत। तो उससे पहले हम लोग धन कमाएंगे, धन कमाने के बाद ये सब सारी चीज़ें उत्पन्न होगी, तब ग्राहक बनेंगे, तब दुकानदार के पास जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक्स कहलाती है। जैसे कि हमारी माता भी घरेलू अर्थशास्त्री हैं, लेकिन कहने के लिए घरेलू अर्थशास्त्री हैं, वास्तविक में अर्थशास्त्री नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो शास्त्र होता है ये सिस्टमेटिक स्टडी को कहते हैं। यानी कोई भी ज्ञान अगर व्यवस्थित हो जाता है तो वो शास्त्र का हिस्सा हो जाता है। शास्त्र किसी भी विषय का विज्ञान है, अगर हम लोग इसे जान लेते हैं तो अर्थशास्त्री कहलाने लगते हैं। जैसे कि आप लोग गीत गाते हैं, स्टेज पे परफॉर्म किए होंगे या मित्रों के बीच में गाए होंगे, तो आप गायक थोड़ी हो गए। आपने इसके संगीत के शास्त्र को पकड़ा तो नहीं है ना, सारे गामा पाधानी सा बिना सीखे भी आप लोग गाना गा सकते हैं, तो आप प्रॉपर गायक नहीं कहलाएंगे। अगर वस्तुओं को सामान खरीद रहे हैं, वस्तुओं का कीमत का निर्धारण कर रहे हैं, मोल तोल कर रहे हैं, तो आप अर्थशास्त्री नहीं है। लेकिन इसके विषय को अगर ऐसे विज्ञान के वैज्ञानिक ढंग से जान लेते हैं तो आप अर्थशास्त्री कहलाने लगते हैं। उसके मतलब को समझ लेते हैं तो अर्थशास्त्री कहलाने लगते हैं। यानी कि पढ़े हुए ज्ञान के अनुभवजन्य लाभ में हम ढूंढने लगेंगे। यानी कि हम लोग प्रैक्टिकल रूप में जो हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करने लगेंगे मार्केट में, अपने आसपास के क्षेत्रों पर इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स आसान होने लगेगी। ठीक है, तो आप भी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वो ये मानक रूप में अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप अर्थशास्त्री तो ज़रूर हैं। लेकिन इसी ज्ञान को अगर अध्ययन करके सैद्धांतिक रूप में समझने लगेंगे, चीज़ों को कॉन्सेप्ट देने लगेंगे, तो आप भी अर्थशास्त्री कहलाने लगे। तो ये इकोनॉमिक्स है, मैंने कोई भी चीज़ों को खरीदारी कर रहे हैं, चीज़ों से लेन देन कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो आइए और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हमारे सिलेबस में इकोनॉमी है, सिलेबस में इकोनॉमी डिफाइन किया गया है, ना कि इकोनॉमिक्स। यह तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक इकोनॉमिक्स को नहीं समझेंगे, इसलिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं।
यानी कि अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ इसको धीरे धीरे समझते हैं। यानी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि मानव और प्रकृति का इतिहास रहा है, आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे बाद में, मानव और प्रकृति का इतिहास कैसे डेवलप हुआ, उसी तरह अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ, यानी कि अर्थशास्त्र का इतिहास कैसा रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र का इतिहास आर्थिक क्रियाकलाप या गतिविधियों का अध्ययन है। जो भी आर्थिक क्रियाकलाप के, जैसे कि हम लोग दुकानदार के पास गए, ये आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, गतिविधियाँ किए, ये आर्थिक क्रियाकलाप हो गया। इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र का विकास समाज के स्वरूप के साथ हुआ, दोनों समानांतर चले, यानी कि जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के अलग अलग रूप हमारे सामने आते गए। समाज के विकास के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी डेवलपमेंट होता गया, दोनों साथ साथ पैरेलल चलते रहे। आर्थिक गतिविधियों में उस क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ मैंने पढ़ा कि आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधियाँ, यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ उस क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं जिससे अर्थोपार्जन यानी धन का उत्पादन होता है। लेकिन मैंने कहा था कि हमारी माता भी घरेलू अर्थशास्त्री है, वो घर के कामों को करती है, लेकिन वह अर्थ का उपार्जन नहीं हो रहा है, लेकिन इन्हें करना चाहिए, उन्हें उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अर्थ का अर्थोपार्जन नहीं कर रही, यानी धन का उत्पादन नहीं कर रही है, इसलिए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग माता के कार्यों को नहीं गिनते हैं, नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य यायावर था, जहाँ तहाँ भटक कर अपनी पेट पूजा करता था, पेट का पालन करता था, अपने भूख मिटाता था। तो सबसे पहले वो शिकार करता है। शिकार करता है तो अगर कोई एक परिवार है, छोटा सा परिवार है जिसमें पति पत्नी और बच्चे हैं, तो पुरुष जो होते हैं वो अक्सर शिकार करने जाते हैं। तो ये शुरुआत दौर में अगर कुछ भी, शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं है तो शिकार करना ही आर्थिक गतिविधियाँ हो, क्योंकि वो वहाँ पर उत्पादन कर रहा है, अगर धन का तो नहीं लेकिन मांस का उत्पादन तो कर रहा है ना, एक तरह से वो जानवरों को मार रहा है, तो ये रिस्क ले रहा है। तो ये भी तो एक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत लेंगे, जब कुछ भी नहीं था तब का शुरुआती दौर में। तो यहाँ पुरुष शिकार करता है, अर्थोपार्जन करता है, यानी कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो शिकार करके घर लाता है तो उसकी पत्नी होती है जो बच्चों को पालती है। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पत्नी जो है बच्चों को पालती है, तो यहाँ उत्पादन नहीं कर रही, आर्थिक गतिविधियाँ नहीं कर रही है। तो समझ रहे हैं ना। तो पुरुष यहाँ शुरुआती दौर में जो शिकार कर रहा है उसे हम लोग आर्थिक गतिविधियाँ कहेंगे। उसके बाद देखेंगे शिकार का अवस्था से मनुष्य, मानव जो था, पशुपालन में प्रवेश करता है। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा कि शिकार करने के साथ साथ क्या हुआ कि कुछ बीज रहते थे, कुछ पेड़ पौधे भी रहते थे, अगर वो बीज फेंक दिया गया तो प्रकृति में स्वतः उग जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग होते हैं वो कृषि करना भी सीख लिया। वो सोचे कि अरे एक बीज डालने से इतना फल उगता है तो चलो क्यों ना कृषि किया जाए। तो उससे पहले, कृषि से पहले वो पशुपालन युग में प्रवेश करता है, यानी कि जो जानवर खूंखार होते हैं उन्हें तो मालूम चल गया कि इसे मार कर खा सकते हैं, लेकिन जिन जानवरों से खतरा नहीं था उसको वो पालतू बनाते, जैसे भेड़, बकरी, ये सब सारी चीज़ें, मुर्गी, ये कुत्ता, ये सब, ये उस समय जो मनुष्य था मांसाहार पर ही निर्भर रहता था, इसलिए इसे पशुपालन बनाया, पशुपालक बनाया। और वो इसके बाद क्या हुआ कि इनके दूध का उपयोग करने लगा, और समय और ज़रूरत पड़ी तो इनके मांस का भी प्रयोग करने लगा। तो मनुष्य शिकार युग से पशुपालक युग में प्रवेश करता है। उसके बाद देखा कि प्रकृति में बीज स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो खुद खेती करना भी शुरुआत कर दिया, क्योंकि वो जंगलों से हटकर, पहाड़ों से हटकर वो नदी किनारे आ गया। नदी किनारे आने से उसे पशुओं को जल मिल गया, और पशुओं को जल मिल गया, और वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ खेती करना आसानी हो गया, क्योंकि फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो गई। तो यहाँ से बीज उत्पन्न करने लगा, खेती करने लगा। तो देखेंगे कि पशुपालन और खेती दोनों पैरेलल चलने लगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ कि जब पशुपालन और कृषि साथ साथ होने लगा तो मनुष्य का जीवन अस्थायी रहने लगा। नदी किनारे सभ्यताओं का विकास होने लगा, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, ये सब हम लोगों ने इकट्ठा पढ़ा था। मिस्र की सभ्यता, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ा था इतिहास में, आप पीछे जाकर मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ से कृषि साथ साथ होने लगा। इससे क्या हुआ कि मनुष्य का जीवन अस्थायी होने लगा। अगर कोई चीज़ का जीवन अस्थायी होगा तो वहाँ पर हर तरह की संस्थाओं का विकास होगा, इकोनॉमिक्स का विकास होगा, समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, और वो धीरे धीरे नगर का रूप ले लेती है। इससे क्रम में नगरों का विकास होने लगा, और नगरों का विकास होने से राज्य अस्तित्व में आए। मनुष्य शिकारी से संग्राहक बना। यहीं से आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास की शुरुआत हो जाती है, अर्थव्यवस्था का बीज यहीं से पड़ जाता है।
हम देखेंगे कि जब मनुष्य शिकारी रहता है तो शिकार करके अपने साथ पशुओं को लाता है, उसके बाद वो शिकार करके मांस को लाता है, उसके बाद वो पशुपालक बनता है तो कुछ पशुओं को पालता है, फिर उसके बाद वो खेती करने लगता है तो अनाज उत्पादन करने लगता है और देखता है कि एक साथ सभी नहीं खा सकते हैं तो उसका संग्रहण करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। तो आज वर्तमान में देखेंगे कि आप पैसों का संग्रहण करेंगे तो उसको घर में ना रखकर बैंक में रखते हैं, तो बैंक का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया, यानी कि संग्रहण की प्रवृत्ति से बैंक उत्पन्न हुआ। तो देख लीजिए ये संग्रहण कितनी पुरानी प्रवृत्ति है और पहले की जो अर्थव्यवस्था थी और आज की अर्थव्यवस्था को अगर तुलना करें तो उसके बीच जो आज की अर्थव्यवस्था के बीच पहले की अर्थव्यवस्था में हमें दिखाई देने लगेगा, यानी कि संग्रहण की प्रवृत्ति आज वर्तमान में देखेंगे तो हमें बैंक की ओर ले जाती है। उसी प्रकार मनुष्य शिकारी से संग्राहक बनता है, संग्राहक बनने के बाद वो पशुपालक बनता है। तो ये हमने बताया कि यहाँ पर अनाज है, इनके पास पशु हैं और मांस हैं, तो इससे क्या होगा, इनका जीवन अस्थायी होने लगा। लेकिन इन सब की रक्षा करने के लिए अनाज का, पशु का, तो कोई तो संस्था होगी ना। तो शुरुआत में कबीला आया, कुछ लोगों का समूह था जो इन सब चीज़ों को रक्षा करता था, जिसके बदले उन्हें टैक्स मिलता था। उसी प्रकार वर्तमान में देखेंगे कि राज्य भी हमारी सुरक्षा और व्यवस्था को संचालन करने के लिए टैक्स लेता है। तो यहाँ से राज्य की कॉन्सेप्ट यहाँ से उत्पन्न होता है। तो शुरुआत में कबीला था और वर्तमान में तुलना करें तो वही राज्य है, क्योंकि व्यवस्थाओं को खर्च करने के लिए टैक्स तो चाहिए, क्योंकि राज्य अकेले नहीं होता है, कई व्यक्तियों का समूह होता है, उनको वेतन देना होता है, तो इसके लिए टैक्स लगाया जाता है। जैसे वर्तमान में इनकम टैक्स है, जीएसटी है, अन्य प्रकार के टैक्स हैं। तो इस प्रकार का टैक्स लगाकर राज्य सुचारू रूप से चले और वहाँ के जो लोग सरकारी लोग हैं उनको वेतन और सुविधाएं प्रदान करें, इसलिए टैक्स लगाया जाता है। और यहाँ से हम देखेंगे कि वर्तमान में कबीला था और वर्तमान आज राज्य का वो स्वरूप ले लिया है। तो यहाँ से राज्य की उत्पत्ति होती है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस जब मैं पढ़ाऊँगा, पॉलिटी जब पढ़ाऊँगा तो उस समय भी ये चीज़ें आएगी आपके सामने। उसके बाद क्या हुआ कि उत्पादन जो हुआ, हमने बताया था कि मनुष्य खेती करने लगा और पशुपालन दोनों साथ साथ करने लगा। तो इससे क्या होगा, उत्पादन अधिशेष होने लगा, सरप्लस होने लगा। तो चीज़ें खराब ना हो तो वो दूसरे लोगों को ढूंढने लगा, किसी की ज़रूरत का आदान प्रदान करने लगा। जैसे कि मैंने गेहूँ उत्पादन किया, सामने वाले ने धान उत्पादन किया, तो मुझे धान की ज़रूरत है, उसे गेहूं की ज़रूरत है। तो चीज़ें खराब ना हो तो एक दूसरे से अदला बदली करने लगे। तो इसी के फलस्वरूप आया बार्टर सिस्टम, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आज भी हमारे ग्रामीण समाज में वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो आलू लेकर जो आइसक्रीम आया करता था, आइसक्रीम जो बर्फ़ वाली आइसक्रीम होती थी डंडी वाली, उसको आलू के बदले हम लोग आइसक्रीम लेते थे, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु ले रहे थे। यानी कि एक वस्तु का हमें ज़रूरत है, एक वस्तु की ज़रूरत उसे है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज करके हम लोग खरीदारी करते थे। तो इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये बार्टर सिस्टम के अंतर्गत आता है। आज भी हमारे ग्रामीण समाज में ये चीज़ें मौजूद है। उसके बाद देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिससे वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, गुड्स का लेन देन होता है, यानी कि एक वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। इसके लिए क्या होता है, इच्छाओं की दोहरी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमें अगर गेहूं की ज़रूरत है और तुम्हें धान की ज़रूरत है, तब एक दूसरे का एक्सचेंज होगा। मान लीजिए मुझे गेहूं की ज़रूरत है, तुम्हारे पास आलू है, तो हम तो लेंगे नहीं ना। तो इसलिए इच्छाओं का दोहरा संयोग यहाँ नहीं मिल पा रहा था, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पा रहा था। वांट एक दूसरे की ज़रूरतें एक पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके लिए क्या हुआ कि एक ऐसी जगह का निर्माण किया गया कि वहाँ पर लोग खरीद और बिक्री कर सके। यानी कि इच्छाओं की दोहरी ज़रूरत न मिलने पर लोगों ने निर्णय लिया कि एक स्थान पर सभी अपने सामान लेकर एकत्र होंगे, यानी कि सभी लोग अपने अपने सामान लेकर एकत्र होंगे और इसमें से कुछ लोग बेचने वाले होंगे। इससे बाज़ार अस्तित्व में आया, यानी कि एक हाट लगेगा, एक बाज़ार लगेगा। आज भी लगता है कि एक बाज़ार लगेगा, वहाँ पे जो भी अपने दुकानदार होते हैं अपने सामान लेके खड़े रहते हैं। कहीं आलू मिला है, कभी गेहूँ मिला है, कहीं प्याज मिल रहा है। आज की वर्तमान बात करें तो पिज़्ज़ा, बर्गर, फूड, ये सब सारे चीज़ मिल रहे हैं और ग्राहक उधर से आते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से खरीद के जाते हैं। इस तरह से बाज़ार का कॉन्सेप्ट आया। अभी देखेंगे कि बिहार में चाहे अन्य जगहों पे जो विवाह है वो बाज़ार का रूप ले लिया है। जैसे कि हर तरह के लड़के मिलेंगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट और बेरोज़गार, उनका रेट अलग अलग होता है। उधर से लड़की वाले आएंगे लड़के के पास और डिमांड करेंगे मुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो सरकारी नौकरी वाला कहेगा अगर सिपाही है तो 15 लाख, दरोगा है तो 30 लाख, अगर उससे बड़ा है तो 50 लाख। इस तरह से देखेंगे कि किस तरह का लड़का चाहिए, किस तरह की लड़की चाहिए। तो इस तरह से जहाँ पर
पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि इच्छाओं का दोहरा संयोग हो जाता है, वहाँ विवाह भी हो जाता है। तो ये तो मतलब गार्जियन टू गार्जियन यहाँ पर व्यापार हो रहा है, यानी कि जो विवाह है इस व्यापार में गार्जियन से गार्जियन होता है, लड़का और लड़की में कोई नहीं देखा, इसलिए बेमेल विवाह की प्रथा हमारे समाज में प्रचलित हो गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से देखेंगे कि काला करलूठा मंगरेला टाइप का, कोको कोला टाइप का लड़का भी एक सुंदर सी लड़की लेकर चला जाता है। तो ये विवाह बाज़ार में ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि विवाह भी बाज़ार का रूप ले लिया। विवाह एक सामाजिक संस्था है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो बाज़ार का रूप ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही समझाने के लिए मैं बता दिया। तो ये रहा अपना बाज़ार का कॉन्सेप्ट कि बाज़ार का कॉन्सेप्ट कैसे आया। इच्छाओं के दोहरे संयोग को मिलाने के लिए बाज़ार का कॉन्सेप्ट आया। बाज़ार ने क्रय विक्रय को आसान कर दिया। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ता था कि अपना सामान लेकर घर घर दरवाजे पे भटकते कि आपको गेहूं की ज़रूरत है, मुझे आलू की ज़रूरत है तो आप दे दीजिए। लेकिन बाज़ार में इकट्ठा एक जगह पे सभी लोग आ गए, जिसको जो ज़रूरत है खरीद लेंगे, बिक्री कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जानवरों की भी बिक्री होने लगी, और आगे चल के देखेंगे दासों की भी बिक्री होती है। औद्योगिक क्रांति से पहले पहले तक देखेंगे कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक दुनिया की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलती रही, और इसकी भी कुछ कमियां थी। ठीक है ना, इसकी भी कुछ कमियां थी। इसके बाद सिक्के बनने लगे। कमियां थी कि दो इच्छाओं का दोहरा संयोग नहीं होने लगा, वस्तु का एक दूसरे का कीमत मैच नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की हर चीज़ों का कि कहीं नाप तोल में ऊपर नीचे हो रहा, तो उसका वास्तविक मूल्य का निर्धारण नहीं हो पा रहा, वास्तविक मूल्य चुकाया नहीं जा रहा। तो इस तरह की बहुत सारी कमियाँ हमें नज़र आएगी। इसके बाद सिक्के आने लगे। ठीक है, सिक्कों का देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सिक्कों की दुनिया शुरू हो जाती है। इसके बाद सिक्के बनने लगे, और लेकिन इन सिक्कों का कुछ इंटरिम कॉस्ट होता था, वास्तविक मूल्य होता था, कुछ रियल वैल्यू होती थी। लेकिन इन सिक्कों की बहुत सारी सीमाएं थी कि आप लोग एक साथ सिक्के कितने रखेंगे, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत भारी हो जाता था। ठीक है, और समय के साथ धातु में क्षरण होता है, मानी उसमें गिरावट आती रहती है धातु के वैल्यू में। तो इस तरह से बहुत सारी कमियों की वजह से सिक्कों से जो व्यापार होता था वो कम होने लगा, और धीरे धीरे राज्य व्यवस्था मजबूत होने लगी। जो राज्य व्यवस्था सुदृढ़ होने लगी, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा आती है, जिसमें 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, और एक संस्था होती है राज्य, उसको गारंटी देती है कि मैं ग्राहक को वादा करता हूं कि मैं इतने, ये जो सांकेतिक मुद्रा है ये इतने मूल्य के बराबर है। तो सांकेतिक मुद्रा आती है, यहाँ से करेंगे कि ये जो सांकेतिक मुद्रा औद्योगिक क्रांति से थोड़े से पहले, औद्योगिक क्रांति के बाद से प्रचलन में आ गई। इससे क्या हुआ कि समय के साथ क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ता है, और हम कृषि व्यवस्था से धीरे धीरे दस्तकारी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसके में दस्तकारी का मतलब होता है हाथ का काम होता है, जिसमें जूता बनाना, कपड़ा बनाना शामिल है। ठीक है, हर व्यक्ति अपना सामान नहीं बेच सकता, जो भी दस्तकारी में है हर व्यक्ति अपना सामान नहीं बेच सकता। तो मध्यस्थ आ गए, मीडिएटर आ गए, और ये लोग दुकानदार के रूप में मध्यस्थ आए, जिसके रूप में हमें शोरूम और सुपर मार्केट दिखाई देगा। वी मार्ट, रिलायंस, फ्रेश, ये सब सारे दुकानदार हमारे सामने प्रस्तुत होंगे दस्तकारी व्यवस्था जैसे ही आती है। इसके बाद देखेंगे कि जो इस समय तक जो राज्य था सब कुछ मार्केट फोर्स पर छोड़ दिया था। ये केवल व्यवस्था की देखरेख, चीज़ों को सुचारू रूप से चले और चीज़ों को व्यवस्थित रूप से चले, ये केवल राज्य का काम था। और बाद में इसे टैक्स लगाना, जो भी व्यवस्था को देखरेख करा उसके बदले टैक्स प्राप्त करना था। सांकेतिक मुद्रा अस्तित्व में आई तो बचे हुए धन को रखने के लिए स्थान चाहिए। मान लिया कि बहुत सारा सांकेतिक मुद्रा आ गया, अब सांकेतिक मुद्रा चोरी ना हो इसके लिए तो कुछ जगह चाहिए ना, इसके लिए बैंक की स्थापना हुई। तो बैंक में जब आप पैसा रखेंगे तो ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी कोई रख देगा, तो बैंक कहेगा कुछ लालच देगा, कुछ सुविधा देगा कि आप 100 रुपया रखेंगे तो उस पर मैं 5 रुपया ब्याज दूंगा। और यही बैंक आगे चल कर क्या हुआ कि जिनको ज़रूरत थी पैसे को, उनको कुछ बढ़े हुए दाम पर, कुछ बढ़े हुए ब्याज पर पैसा देता था। जैसे आपसे वो 100 रुपये में 100 रुपया लिया 5% ब्याज की दर से, तो दूसरे को देगा 100 रुपया ही 10% की ब्याज की दर से, और 5% अपने पास रखता है। तो यही बैंक का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ से आता है, क्योंकि जो ये अस्तित्व में आई ये संग्रहण हो गया, माने कि हम लोग सांकेतिक मुद्रा को संग्रहित कर रहे हैं, अपने पास रखते हैं, लेकिन इसकी भी तो सुरक्षा की जरूरत है। तो बैंक हमें सुरक्षा देता है और इसके बदले ब्याज भी देता है, और बैंक ज़रूरतमंदों को लोन भी देता है। इस तरह से बैंकिंग सिस्टम चलते रहता है। अगर हम पास्ट में देखें और आज थोड़ी बहुत व्यवस्था अगर ग्रामीण समाज में देखें, तो यही बैंक का काम स्थानीय स्तर पर साहूकार किया करते थे। ठीक है,
उसके बाद औद्योगिक क्रांति की घटना घटित होती है और धन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी ज़रूरत बैंक पूरा करते हैं, जो बैंक पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। अब उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा, क्योंकि उत्पादन जो होता था मशीनों से होता था। मशीनों से उत्पादन बहुत ही सस्ता और बहुत ज़्यादा होने लगा था, यानी कि अधिशेष होने लगा था, सरप्लस होने लगा था। इसलिए जो सामान स्थानीय स्तर से पहुंचकर शहरों में पहुंचा, शहरों से क्षेत्र में पहुंचा, क्षेत्र से देश में पहुंचा, और देश से दूसरे देश में, फिर दूसरे देश से फिर तीसरे देश में, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत होने लगती है औद्योगिक क्रांति के बाद से बड़े स्तर पे। हालांकि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान हम लोगों ने देखा था कि हमारा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय था, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से, तो ये बड़े स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगे थे औद्योगिक क्रांति के वजह से। औद्योगिक उत्पादन का तत्वों को देखें। अब ये औद्योगिक क्रांति तो हो गई थी, तो औद्योगिक क्रांति होने से बहुत सारे सभी जगह उद्योग लगने लगे थे, तो औद्योगिक उद्योग लगने लगे थे, तो औद्योगिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। औद्योगिक उत्पादन के लिए तत्व कौन कौन से थे, यानी कि उद्योग लगाने के उद्योग लगाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती थी। तो सबसे पहले भूमि की ज़रूरत होती थी कि कोई एक बड़ा सा भूमि हो, वहाँ पर कोई भी अपना उद्योग लगा सकता है, तो उस भूमि के बदले किराया देता था, ठीक है। उसके बाद श्रमिक आएंगे, सब उस मान लिया कि भूमि मिल गया और उद्योग लग गया, तो लोग तो चाहिए ना, लेबर चाहिए ना, तो लेबर काम करेंगे तो उनको मजदूरी दी जाएगी। फिर उसके बाद पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और नई नई चीज़ों को उत्पादन करना है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना इन लेबर को देने के लिए, रेंट देने के लिए। तो इसके लिए बैंक आ गए, शेयर आ गया, डिवेंचर आ गया, ट्रेजरी बिल आ गया, इसके बदले आप लोग इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके एक उद्यमी आता है, एंटरप्रेन्योर आता है, और इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके वो लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ये देखिए कैसे इकोनॉमिक्स का विकास हो रहा है। यही सारी चीज़ें तो पढ़नी है हम लोगों को, तो ये मैं क्रम समझा रहा हूँ और इसी चीज़ को बड़े रूप में पढ़ना है, एलाबोरेट करके पढ़ना है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर होगा तो ये लाभ कमाएगा तो कुछ प्रॉफिट कमाएगा, तो 100% प्रॉफिट तो नहीं कमाएगा ना, तो सरकार को तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इस कंपनी में धोखा भी हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी आएंगे, विनियामक संस्थाएं आएंगी, तो इन विनियामक संस्थाओं का संबंध पढ़ना। तो देखिए कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होते जा रहा है। जहाँ हम लोग मांस से शुरुआत किए थे, एक मांस के शिकार से शुरुआत किए थे, आज हम लोग बैंकिंग सिस्टम, नियामक तक पहुँच चुके हैं। तो देखिए कैसे कैसे इकोनॉमिक्स का विकास होता है। इसी इकोनॉमिक्स को हम लोग पूरे इलेबोरेट करके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगर यूपीएससी के एग्जाम मांस के समय से होता था तो देखिए क्वेश्चन कितने कम बनते, और आज देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। तो ये सारी जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक्स जो था इसलिए जटिल होते चला जा रहा है, क्योंकि समाज के विकास के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी विकास हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि मूल्य निर्धारण करता है, माने कि कोई उद्योग उत्पादन किया तो वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करेगा सामान बेचने के लिए, क्योंकि ज़्यादा अगर मूल्य हो जाएगा तो सामान बेच नहीं पाएगा। और अन्य लोग भी तो उद्योग लगाएंगे, वो भी तो बेचेंगे ना। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में कट थ्रोट, माने कि गला काट प्रतियोगिता होगी, तो इस वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि हम मूल्यों को कम करेंगे, लेकिन मूल्यों को कम वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे तो नहीं करेंगे ना। तो इससे बचने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए, थोड़ा लाभ को गेन करने के लिए और वस्तुओं का मूल्य कम करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रवृत्ति डेवलप होगी, इसे भी हमें पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे कि बाजार जो था विश्व बाजार से जुड़ने लगा, यानी उदारीकरण की दौर आया। और जो उदारीकरण का दौर आया, तो यानी उदारीकरण का मतलब ही होता है कि स्थानीय बाजार, देश का बाजार जो है विश्व के बाजार से जुड़ जाए। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करने के लिए WTO जैसी संस्थाएं, इसे भी पढ़ना है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का विकास कैसे होते चला जा रहा है। अब थोड़ा दौड़ाते हैं नज़र की अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। इसमें पहला अपना व्यक्ति या समाज, बाजार और राज्य। व्यक्ति और समाज ये नहीं होगा तो उपभोक्ता वर्ग नहीं उत्पन्न होगा। बाजार रह के क्या होगा जब उपभोक्ता वर्ग ही नहीं रहेगा। बाजार वस्तु सामान जहाँ खरीद और बेचना होगा। उसके बाद राज्य की नीतियाँ ही अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है। आर्थिक नीतियों के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन होगा कि आर्थिक नीतियाँ, बैंक रेट क्या होगा, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, टैक्स कितना लगेगा, वस्तुओं का आयात निर्यात कैसे होगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। उसके बाद देखेंगे कि नए नए डिमांड और रिक्वायरमेंट्स हमें दिखाई देंगे, नई नई समस्याएं आएंगी और इन्हीं नई नई जटिलताएं आएंगी। इन समस्याओं जटिलताओं को सुलझाने के लिए सरकारी नीति आएंगे, अन्य नीतियां भी आएंगी। इसके लिए संस्थाओं का गठन होगा और अर्थशास्त्र के सिद्धांत यहाँ से विकसित होते चले जाएंगे। इसे अतः हम लोग देखते हैं कि जो संग्रहण था, शुरुआत में हम लोग संग्राहक बोले, संग्रहण के जो बीज थे अर्थव्यवस्था की भूमि पर पड़ा और वो अर्थव्यवस्था का भूमि इतना उर्वर था कि इस इकोनॉमिक्स की जो शास्त्र की जो पौधा था बट वृक्ष के रूप में ले लिया। जो
व शस्त्र का जो बीज था वो बट वृक्ष यानी बड़ा पौधे का रूप में ले लिया और अर्थशास्त्र के सिद्धांत विकसित होते चले गए। ठीक है, तो कल हम लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।